हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ फ्यूचर आईआईटीएन। तो बच्चों, हम लोग मैट्रिसेस का क्लास में 4th क्लास तक कवर कर चुके हैं और आज की क्लास जो है वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड पे बेस्ड है। ठीक है ना। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन हाँ, ये भी अपने सिलेबस में है तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ कि जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आगे आने वाली क्लासेस की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। लास्ट क्लास तक बच्चों हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक डिस्कस कर लिया था। आज की जो क्लास है वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे बेस्ड है। जैसा कि हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय डिटर्मिनेंट मेथड, जिसको क्रैमर रूल कहते हैं, वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आता है ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में, तो आप क्या करिए, उसको डिटर्मिनेंट मेथड से ही प्रीफर करिएगा करने का, क्योंकि वो मेथड एक सिंपल मेथड है ना। क्योंकि हम लोगों को पता है कि एडजॉइंट निकालना एक डिफ़िकल्ट टास्क है, बिकॉज इसमें 9 कोफैक्टर्स निकालने होंगे, ट्रांसपोज लेना होगा, तो ये मेथड थोड़ा लेंदी है। लेकिन हाँ, इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट में कभी कभी ऑप्शंस आ जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लिखेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। क्लियर। हम लोगों ने डिटर्मिनेंट मेथड ऑलरेडी पढ़ रखा है, अब ये है मैट्रिक्स मेथड। तो इसमें एक ही केस हम लोग पढ़ेंगे, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इम्पॉर्टेंट केस यही होता है, क्योंकि अगर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की बात करें तो यहाँ पे जो कांस्टेंट d1 d2 d3 हैं, ये बस क्या हो जाएंगे, आपके जीरो। तो आप इसको लिखिए a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। इसके बाद क्या करते हैं, देखिए, अब इसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इसको इस तरह से लिख दिया जाता है ax इक्वल टू बी। क्लियर। जहाँ पे जो मैट्रिक्स A है वो उसको कहते हैं हम लोग कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ax इक्वल टू बी। तो आप क्या करिए, ये जो कोफिशिएंट हैं एक्स वाई जेड के, इसे एक 3x3 की मैट्रिक्स बना लीजिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 c3। ये हो गया आपका A, जिसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे जिसमें ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिस्कस किया रहता है, तो वो आपको समझ जाना होगा कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है। तो इसको कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, है ना। ये हमने कोफिशिएंट एक्स वाई जेड से बनाया है, इसलिए इसका नाम ऐसे पड़ा है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब दूसरा जो मैट्रिक्स है आपका कैपिटल एक्स, वो है स्मॉल एक्स वाई जेड, इसको कहते हैं अननोन मैट्रिक्स। ये जो हमें निकालना है अननोन मैट्रिक्स। और तीसरा इसमें होता है आपका जो दिख रहा है B, और B है ये कांस्टेंट d1 d2 एंड d3। क्लियर। इसका कोई नाम नहीं होता है, लेकिन हाँ, एक के साथ अगर इसको कंबाइन कर दें तो इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। इस तरह से आपकी 3 इक्वेशंस हैं। आप इसको लिख सकते हैं ax इक्वल टू बी फॉर्म में। अगर आप तीनों ये a और x को मल्टीप्लाई करोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में हमने पढ़ा था कि अगर मैट्रिसेस का सेम ऑर्डर है तो हम लोग, अगर 2 इक्वल मैट्रिक्स हैं तो उनको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में सेम होंगे। तो उस लॉजिक से आपकी ये तीनों इक्वेशंस इस इक्वेशन से मिल जाएगी। अब इसके बाद का जो स्टेप है, अब हम लोग क्या करते हैं, ax इक्वल टू जो b है, इसमें इसको सॉल्व करने का जो मेथड होता है एडजॉइंट और इन्वर्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद का आपको सभी मेथड एक एक करके समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम जो रिजल्ट बताने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो उसको आप ज़रूर ध्यान से पढ़ें। क्लियर। तो इसके बाद हम लोग अपना इसके आगे का जो फर्दर स्टेप है इक्वेशन ax इक्वल टू बी के बाद उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, आपको लिखा हुआ है ax इक्वल टू बी, जिसको हम कह रहे थे इक्वेशन 1।
अब हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट से प्री मल्टीप्लाई कर देंगे एडजॉइंट ए से। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई ए टाइम्स एक्स इक्वल टू एडजॉइंट ए टाइम्स मैट्रिक्स बी। आपको याद होगा इसकी वैल्यू हम लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो ये हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इंटू एक्स। दिस इज एडजॉइंट ए टाइम्स मैट्रिक्स बी। ये आपका ए के इक्वल हो जाता है, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स एक्स इक्वल टू एडजॉइंट ए टाइम्स मैट्रिक्स बी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि 3 केस अराइज होते हैं आपके, केस नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है। केस नंबर 1 क्या कहता है कि अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी नॉन जीरो है तो हम क्या कर सकते हैं, इस टर्म से डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला केस है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो देन कैपिटल एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी, क्योंकि ये एज ए स्केलर मल्टीप्लाइड है तो इसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स मैट्रिक्स बी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं इसको क्या कहते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग ए इनवर्स। तो इसको पूरे को कहा जाता है यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें एक एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ आएगी और इसको हम लोग बोल देंगे यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा इसमें केस होता है कि अगर मान लीजिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपकी नॉन जीरो है, तब तो ये कर दिया आपने। ऐसा भी हो सकता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ जाए। तो इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो, लेकिन अगर लेफ़्ट साइड अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जीरो है तो ये क्या आ जाएगा, नल मैट्रिक्स। और अगर ये नल मैट्रिक्स नहीं है तो एक कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो जाएगा। एंड एडजॉइंट ऑफ ए टाइम्स बी, अगर इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स है देन यहाँ कहते हैं हम लोग यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पे कहेंगे कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होने की वजह से नो सॉल्यूशन। तो ये सेकंड केस है। इसमें जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के आपके नो सॉल्यूशन हैं तो उसके लिए आपके जो 4 ऑप्शन हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले ऑप्शन में रहेगा कि मतलब इस तरह से 4 ऑप्शन रहेंगे आपको, जिसमें एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू एडजॉइंट ऑफ ए टाइम्स मैट्रिक्स बी नॉन जीरो और डिटर्मिनेंट ए जीरो हो, उस ऑप्शन को आप टिक कर देना। तीसरा इसमें केस होता है कि इसमें क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि लेफ़्ट साइड में हम लोग कह रहे हैं नल मैट्रिक्स और राइट साइड में आपका नॉन जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स सेम होते हैं। तो अगर लेफ़्ट साइड में जीरो मैट्रिक्स आया, राइट साइड में नॉन जीरो मैट्रिक्स आया, तो कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो जाएगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि एक जीरो मैट्रिक्स नॉन जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है। इस वजह से यहाँ पे कहा जाता है नो सॉल्यूशन। और जो तीसरा पार्ट है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जीरो हो जाए और एडजॉइंट ऑफ ए टाइम्स मैट्रिक्स बी, ये आपका ये भी नल मैट्रिक्स हो जाए, तो यहाँ पे आपके 2 केस अराइज होते हैं। देन आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी आ सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के यहाँ पे आप देखोगे 2 केस हो गए। एक हमने यहाँ पे लिखा है नो सॉल्यूशन और दूसरा है यहाँ। तो इसको स्टार मार्क कर देते हैं। ये स्टार मार्क चेक करने का जो तरीका है, जैसे हमने डिटर्मिनेंट में आपको बताया था, एग्जैक्टली उसी तरह से है। तो ये एकदम पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये भी पूरा क्लियर है कि हाँ, जीरो मैट्रिक्स नॉन जीरो मैट्रिक्स से इक्वल कभी करेंगे, इसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन, और कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब नो सॉल्यूशन। तीसरा केस होता है कि जब दोनों जैसे डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जीरो तो लेफ्ट साइड भी नल मैट्रिक्स और एडजॉइंट ए टाइम्स बी की वैल्यू नल मैट्रिक्स, तो ये दोनों जब नल मैट्रिक्स हों तो इस केस में आपके 2 पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। पहली पॉसिबिलिटी इनफाइनाइट सॉल्यूशन और दूसरी पॉसिबिलिटी नो सॉल्यूशन। स्टूडेंट, जैसा कि हमने बताया था आपको कि आपको नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में कंफर्म करना है, तो आप क्या करिएगा, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के आपके 3 इक्वेशंस हैं उसमें एक्स वाई को आप जेड के टर्म्स में सॉल्व कर लीजिए। एक्स वाई को आपने जेड के टर्म्स में सॉल्व कर लिया फ्रॉम एनी 2 इक्वेशंस और पुट कर दीजिएगा थर्ड में। अगर थर्ड सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर करते हैं हम लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और अगर थर्ड आपका सेटिस्फाई ना करे, कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए, तो उस समय कहेंगे नो सॉल्यूशन। तो इसको क्रॉस चेक करते हैं एक अदर ऑप्शन से। क्या किया हमने, किसी 2 वेरिएबल की वैल्यू तीसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकाला, एक इक्वेशन में पुट किया जिसको हमने यूटिलाइज नहीं किया है वेरिएबल्स निकालते समय, और फिर अगर वो इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई हो गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो क्या कहेंगे, नो सॉल्यूशन। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। केस नंबर 1,
2 एंड 3। तो ये इसको ऑब्जेक्टिव पार्ट में ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन हाँ अगर ऑब्जेक्टिव में भी आए तो हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड को प्रीफर करेंगे। इसमें जैसे जो सिंपल क्वेश्चन बनते हैं वो यूनिक सॉल्यूशन के ही आते हैं, और वो कैसे किए जाते हैं इसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी कंसेप्ट पे। क्लियर? तो देखिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आप लिखिए, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। और इक्वेशन है आपका x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1। तो देखिए इसको करने का एक तरीका है आपका एलिमिनेशन मेथड। आप फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करिए, एक्स वाई में एक इक्वेशन बनेगी, सेकंड थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, एक्स वाई में दूसरी इक्वेशन बनेगी, फिर उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हुए एक्स वाई आएगा और फिर आपका आ जाएगा जेड। और यहाँ पे हम लोग यूनिक सोल्यूशन, इन्फानाइट सोल्यूशन और नो सोल्यूशन में से तीनों केस कंफर्म कर सकते हैं। जहाँ तक मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने का सवाल है, तो इसको सॉल्व करने का जो मेथड होता है, जैसा कि हमने आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि आप इसको पहले क्या लिखोगे, इसको लिखा जाएगा डिटर्मिनेंट ए एक्स इक्वल टू बी टाइप, फिर एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एक्स की वैल्यू आती है ए इनवर्स टाइम्स बी, और ए इनवर्स आपका जब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नॉन जीरो हो तभी एग्जिस्ट करता है। तो यहीं से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले ये आप इक्वेशन तीनों लिखिए, उसके बाद लिखिए कि दिस कैन बी रिटन एज, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ए एक्स इक्वल टू बी, वेयर ए बी सी आपके जो मैट्रिक्स हैं आप उनको लिख दीजिए। तो ए मैट्रिक्स क्या है, इसको कहते थे हम लोग कोफिशिएंट मैट्रिक्स। क्या बोला जाता था? कोफिशिएंट। और ये होता था आपका 1 1 1 1 माइनस 1 1 2 1 एंड माइनस 1। एक्स जो होता है वो आपका अननोन मैट्रिक्स है। क्या है? अननोन मैट्रिक्स। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल एक्स वाई जेड, और बी जो है कैपिटल बी, दिस इज इक्वल टू 6 to 1। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालते हैं, और यहीं से कंफर्म होता है कि आपका यूनिक सोल्यूशन है या इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है। तीनों केस यहीं से क्रिएट होते हैं। अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आपकी नॉन जीरो आ गई देन यूनिक सोल्यूशन, अगर जीरो आ गई तो फिर एडजॉइंट ए टाइम्स बी निकाला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 1 माइनस 1 1 2 1 एंड माइनस 1। तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो ये 1 टाइम्स, हम फर्स्ट रो के लॉन्ग अगर ओपन करें तो 1 माइनस 1 0, माइनस 1 टाइम्स ये माइनस 3, और प्लस 1 टाइम्स 3। तो ये वैल्यू ओवरऑल आ जाती है 6। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे अपना। एडजॉइंट निकाल के फिर इन्वर्स निकाला जाएगा। तो एडजॉइंट निकालने का जो तरीका है उसके लिए आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है। तो दिस इज प्लस साइन, और इसके कोफैक्टर में क्या आएगा, तो इनको यहाँ से देखिए तो ये 0 आ जाएगा पहली चीज़। दूसरा A12 विथ नेगेटिव साइन, ये आएगा आपका -1 -2 -3। फिर A13 विथ पॉजिटिव साइन, और ये आएगा आपका 1 + 2 3 के इक्वल। फिर A21 विच इज़ नेगेटिव साइन, और ये आएगा आपका -1 -2 के इक्वल। फिर A22 विथ पॉजिटिव साइन, और ये वैल्यू आ जाएगी -1 -2 -3 के इक्वल। फिर A23 विथ नेगेटिव साइन, और ये कैसे निकालेंगे, तो 1 -2 1 -2 होता है -1। उसके बाद A31 विथ पॉजिटिव साइन, और ये वैल्यू आएगी आपकी 1 + 1 2 के इक्वल। फिर A32 विथ नेगेटिव साइन, ये वैल्यू आ जाएगी 0, और A33 विथ पॉजिटिव साइन, ये वैल्यू आएगी आपकी -2 के इक्वल। क्लियर? एक बार कंफर्म करते हैं। A21 तो ये हो जाएगा -1 -1 -2 -2। A22 तो ये -1 -2 -3। फिर A23 आपका आएगा A23, तो ये आएगा -1 -2 -3 हो गया। फिर ये 1 -2 -1, और फिर A31 विथ पॉजिटिव साइन 2,
0 एंड आपका आएगा -2। अब यहाँ से हम लोग एडजॉइंट की वैल्यू लिख सकते हैं। एडजॉइंट क्या होता था, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो वो हो जाएगा इसका ट्रांसपोज लिखोगे तो 0 माइनस ऑफ माइनस प्लस, ये भी 3, यहाँ 2 -3 1, फिर 2 0 एंड -2 का ट्रांसपोज, तो दिस इज इक्वल टू ये आएगा 0 3 3 2 -3 1 एंड 2 0 -2। अब क्या करेंगे हम लोग, तो x की वैल्यू निकालेंगे, तो x इक्वल टू A इनवर्स टाइम्स B, और A इनवर्स कितना होगा, तो डिटर्मिनेंट A टाइम्स एडजॉइंट A, तो 0 2 2 3 -3 0 और 3 1 -2, और इसमें हमने B से मल्टीप्लाई किया और B मैट्रिक्स क्या है, तो 6 2 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, कैपिटल X की वैल्यू, और वहाँ से आ जाएगा स्मॉल XYZ। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए। क्वेश्चन आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है तो ये आएगा कैपिटल X इक्वल टू 1/6 टाइम्स, और इन दोनों मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई होगा वो आएगा आपका 6 0 0, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 + 2 6। फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग 3 18 -6 12, और फिर ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 18 + 2 -2 0, तो ये आ जाएगा 18। तो दिस इज इक्वल टू 1 2 3, और ये है आपका स्मॉल XYZ। स्मॉल XYZ इक्वल टू आ गया आपका 1 2 3, और यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू आपकी 3 के इक्वल। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक बार स्टेप रिकॉल करिए। तो सबसे पहले जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है आप उसको Ax = B फॉर्म में लिखिए। स्टेप 1 आपको Ax = B लिखना है, वेयर कैपिटल A क्या है, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x क्या है तो आपका अननोन मैट्रिक्स, और B क्या होता है, तो जो आपको राइट साइड में D1 D2 D3 दिया है उससे फॉर्म होने वाला मैट्रिक्स। हमने कहा था एज सच B का कोई नाम नहीं है, लेकिन A और B के कंबाइन करके अगर हम 3x4 मैट्रिक्स बनाते हैं तो उसी को कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। फिर क्या करेंगे, Ax = B के लिए उसके बाद डिटर्मिनेंट A की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने निकाला और इसकी वैल्यू क्या आ गई 6 मतलब नॉन जीरो। यहाँ से कंफर्म हो गया कि यूनिक सोल्यूशन आएगा, इसका मतलब x की एक वैल्यू, y की एक वैल्यू और z की एक वैल्यू आएगी। अब A इनवर्स निकालने का जो स्टेप होता है उसके मेथड दो होते हैं आपके, एक एडजॉइंट के थ्रू निकाल सकते हैं जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि A इनवर्स = एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A। डिटर्मिनेंट A ऑलरेडी निकल चुका है, A इनवर्स कन्फर्म भी कर चुके हैं। फिर क्या लिखे कि आपके ये 9 कोफैक्टर्स निकालने होंगे। 9 कोफैक्टर्स क्यों, क्योंकि इससे आएगा एडजॉइंट और एडजॉइंट से आ जाएगा आपका इनवर्स। तो ये हमने क्या किया, एडजॉइंट ऑफ A लिखा, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो ये आपको एडजॉइंट A की वैल्यू मिल गई, और कैपिटल X = A इनवर्स B। अब A इनवर्स आपने लिखा है, A इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट हमने यहाँ लिखा, डिटर्मिनेंट कितना है आपका 6, तो ये 1/6 टाइम्स एडजॉइंट A टाइम्स B। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 1 2 3 के इक्वल आ गया, और कैपिटल X ही क्या था अपना, तो स्मॉल XYZ जिसको हम लोग बोलते थे अननोन मैट्रिक्स। तो यहाँ से आपका x मिला 1, y मिला 2 और z मिला आपका 3। तो इस तरह से आपको XYZ मिला। अब देखिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में जो 12th के बच्चे हैं उनके लिए क्या हो सकता है कि ये वर्ड प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे हमने आपको बताया कि XYZ हमने इक्वेशंस बना के दी थी, हो सकता है आपको इक्वेशन फॉर्म करने के लिए आ जाए। और कभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अगर आता है तो मेरा सजेशन ये है कि आप इसको डिटर्मिनेंट मेथड से करिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एडजॉइंट निकालते समय आपसे हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए, या आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ मिस्टेक के चांसेस हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट वैसे भी एज कम्पेयर टू मैट्रिक्स ईजियर होता है, तो वो मेथड हम लोगों के लिए ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हम लोगों ने मेनली सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक रूट। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे आगे की जो क्लास है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। हैव ए ग्रेट डे।